हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचायत सचिव स्पेशल टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास, जिसके अंतर्गत आज हम पंचायत सिटीजन चार्टर और ई गवर्नेंस से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज की यह क्लास थोड़ी स्पीड से ज़्यादा पढ़ाई गई है, क्योंकि आपके पास मिनिमम समय है जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके पास आने वाले समय में भी जो आपका कल और परसों 2 दिन का समय है, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम कंटेंट आपको हम प्रदान कर सकें और आपको इजीली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपका हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं, जिससे कि हमको एक आइडिया लग जाए कि हमें कितने क्वेश्चंस और किस टॉपिक से कंटेंट आपको प्रदान करना है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। वर्ष 1991 में किस देश ने नागरिक घोषणा पत्र को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया? फ्रांस, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश ने सर्वप्रथम नागरिक घोषणा पत्र की एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने कब किया था ये? तो 1991 में। इस डेट को भी आप लर्न रखेंगे। भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया? 1996, 1997, 1998, 1999 में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? भारत की बात की जा रही है कि भारत ने किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, 1997। नागरिक घोषणा पत्र, जिसे हम मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर, किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नागरिक घोषणा पत्र की बात की जा रही है, किस मंत्रालय ने इसे तैयार किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, पंचायती राज मंत्रालय ने। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान किसके द्वारा तहत एक स्वायत्त संगठन है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान किसकी एक स्वायत्त संगठन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर हैदराबाद। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, हैदराबाद में। मॉडल चार्ट पंचायत के लिए होते हैं मार्गदर्शक, विचारणीय, स्वेच्छापूर्ण या फिर महत्वहीन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मॉडल चार्ट पंचायत, यहाँ पे चार्टर है। क्या है आपका? चार्टर है। पंचायत के लिए क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, मार्गदर्शक। नागरिक चार्टर दस्तावेज है सेवाओं का मानक, शिकायत निवारण, विकल्प और परामर्श, उपरोक्त सभी। जो भी आपका नागरिक चार्टर होता है वो एक दस्तावेज होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। यानी जो आपकी जो सर्विस होती है उनके स्टैंडर्ड मानक से संबंधित, शिकायत का निवारण कहाँ पे किया जाएगा उसका, विकल्प क्या क्या होंगे, परामर्श आपको कौन दे सकता है, इन सभी का मिश्रण होता है आपका नागरिक चार्टर दस्तावेज। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। ग्राम पंचायत के लिए मॉडल नागरिक चार्टर का लक्ष्य है सुशासन, सेवा वितरण में सुधार, विकल्प 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मॉडल नागरिक चार्टर का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, विकल्प 1 और 2 दोनों, जिसमें सुशासन और सेवा का वितरण में सुधार को इंक्लूड किया गया है। पंचायत नागरिक घोषणा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से तैयार किया गया है? देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे, जो आपका पंचायती नागरिक घोषणा है जिसे हम मॉडल चार्टर पंचायती चार्टर कहते हैं, वो किस पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किसके सहयोग से तैयार किया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान, विकल्प 1 और 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, पंचायत नागरिक घोषणा पत्र आपका ग्रामीण राष्ट्रीय विकास
पंचायती राज संस्थान, दोनों से मिलकर ही इसको तैयार किया गया है। पंचायत नागरिक घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्य, यहाँ पे लक्ष्य कर लीजिएगा, के 7 कार्यों को संरचित करते हुए कितने क्षेत्र में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया है? 28, 29, 18 या फिर 20? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पंचायती नागरिक घोषणा पत्र जो आपके SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने कार्यों को विकसित करने के लिए आपका किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, 29 कार्यों को। पंचायत से संबंधित सेवा वितरण और शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए यहाँ पर पंचायत किसका सब्जेक्ट है? आपका राज्य सूची का सब्जेक्ट है। और राज्य सूची पर कोई भी आपका कानून बनता है तो वो कौन बनाएगी? आपकी राज्य सरकार। तो आपकी सेवा वितरण और शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, राज्य सरकार। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल है? दृष्टिकोण और उद्देश्य स्पष्ट करना, सेवा मानक, सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया, अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, जो आपका ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर है उसमें कौन कौन सी जानकारी शामिल होती है। उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका। जो आपकी सर्विस होती है उसकी प्रक्रिया स्पष्ट होती है। ऐसे ही आपके जो भी अधिकारी होता है, अगर उससे आप कोई भी विवरण मांगते हैं RTE 2005 के अकॉर्डिंग, तो आपको वो भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है सेवा का नाम, सेवा का वितरण, सेवा प्रदान करने की सीमा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पे पूछा जा रहा है सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकता होती है। मान के चलिए कोई भी सेवा है, उसकी जानकारी में क्या क्या आवश्यकता होगी। आपके सर्विस के नाम के बारे में पूछ रहे हो, क्या उसका विवरण है और उसकी कितनी समय सीमा है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा नागरिक चार्टर को कितने विषय में विभाजित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना, जो आप परसों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो बच्चे 27 को एग्ज़ाम देंगे। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो आपका चार्टर है, क्या है? नागरिक चार्टर है, उसको कितने विषयों में विभाजित किया गया है? 5, 6, 7 या 10? तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, 7 विषयों में से विभाजित किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टर 7 विषयों में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है? नागरिक चार्टर कितने विषयों में शामिल है? आपके 7 विषयों में शामिल है इसमें। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि उन 7 में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, पंचायत में रोजगार का सृजन। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उन 7 लक्ष्यों में आपकी 4 जो आपकी पंचायत में रोजगार सृजन है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, ये 3 इसमें इंक्लूड हैं, जबकि चौथा, पाँचवा, छठवां क्या क्या इंक्लूड है वो भी समझ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, इस बात का आप ध्यान रखना। ग्राम पंचायत की वित्तीय सेवा, स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायत की हेल्पलाइन व्यवस्था, ये 3 हो गए। चौथा कौन सा है आपका? जनता का दायित्व, यानी जो आपकी जनता है उसके कौन कौन से दायित्व हैं जो उन्हें पूर्ण करने हैं किसी भी कर्तव्य को पूरा करने के लिए। दूसरा है आपका यहाँ पे विकेंद्रीकरण, जो आपका उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन करना है, विकेंद्रीकरण कार्य होंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें पंचायतों पर नियंत्रण, क्या है आपका? पंचायतों पर नियंत्रण, क्या है? जो भी आप पंचायत है उस पर नियंत्रण रखना है कि कोई भी काम इलीगल ना करे। इसी प्रकार आपका जो 7वां दायित्व है वो किसका दायित्व होगा? पंचायतों का दायित्व, कि पंचायत के कौन कौन से दायित्व हैं, कौन कौन से कार्य हैं, ये दे रखे हैं आपके चार्टर में। तो कितने हो गए आपके? टोटल 7 हो गए, जिसमें ग्राम पंचायत की वित्तीय सहायता, स्वच्छता कार्यक्रम, हेल्पलाइन नंबर, जनता का दायित्व, विकेंद्रीकरण, पंचायतों का नियंत्रण और पंचायतों का
दाय। तो ये आपके इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था आपसे कि नागरिक चार्टर में कौन सा शामिल नहीं है, तो पंचायत में रोजगार सृजन आपका शामिल नहीं है। ग्राम पंचायत के लिए मॉडल नागरिक चार्टर में व्यापार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा संभावित है 21 दिन, 18 दिन, 3 दिन या फिर 7 दिन। तो ये देखिए क्वेश्चन को, मॉडल नागरिक चार्टर है आपका, जिसमें अगर कोई ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई व्यापार ओपन करना चाहता है तो उसे लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कितनी है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, 3 दिन। नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के लिए आवासीय तथा वाणिज्य निर्माण की निविदा कितने दिनों में जारी करने की समय सीमा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ग्राम पंचायत के द्वारा कोई भी आवासीय तथा वाणिज्य निर्माण हो रहा है और उसे एनओसी चाहिए, तो एनओसी आपको कितने दिनों में प्रोवाइड कराया जाएगा नागरिक चार्टर के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, 15 दिन के अंतर्गत प्रावधान किया जाएगा। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा। ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय तथा वाणिज्य निर्माण के लिए अनुमति जारी करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। ध्यान से समझना। आप ग्राम पंचायत में कोई आवास बना रहे हो, वाणिज्य निर्माण कर रहे हो, तो उसकी अनुमति के लिए आपको क्या क्या किस किस दस्तावेज की आपको ज़रूरत होगी। स्वामित्व दस्तावेज होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए, साइट योजना होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कितने समय में दिया जाना होता है। 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 21 दिन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे कि यहाँ पर पूछा गया है, जब आप कोई गांव में लघु उद्योग लगा रहे हैं और उस उद्योग को लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, एनओसी चाहिए। एनओसी कहाँ से चाहिए आपको? ग्राम पंचायत से। तो एनओसी आपको कितने दिनों में मिलेगी? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 15 दिन के दिन देना अनिवार्य है। किसी सदस्य की मांग पर अगर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई जाती है तो वह किसके पास शिकायत कर सकता है। जिला परिषद, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। मान के चलिए कोई ग्राम सभा का सदस्य है, उसने अपनी मांग की है लेकिन 7 दिन के अंतर्गत ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती है, तो वो अब किसके पास शिकायत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1, जिला परिषद के पास। मनरेगा जॉब कार्ड के आवेदन के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आधार कार्ड, बैंक का खाता, फोटो या ग्राम सभा की नागरिकता। मान के चलिए कि आप मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए। तो इसमें आपको आधार कार्ड चाहिए, बैंक का खाता चाहिए, फोटो भी चाहिए, लेकिन ग्राम सभा की नागरिकता हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधान कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद सदस्य या फिर सभी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शिक्षा मान्यता प्राप्त और कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, ग्राम प्रधान के पास। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। आपको ये प्रशिक्षण प्रदान करने की जो कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 डेज के अंतर्गत। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। संपत्ति स्वामित्व का अंतरण या दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है। अनाधिकार प्रमाण पत्र, पंजीकृत बिक्री, विभाजन अभिलेख या उपरोक्त सभी। तो देखिए जब कोई आप अपनी संपत्ति बेच रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, दाखिला खारिज करा रहे हैं, तो आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया है। तो उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र, पंजीकृत सेल आपकी, बिक्री अभिलेख और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि दाखिला खारिज कराने के लिए, संपत्ति का अंतरण करने के लिए आपको तीनों प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। पंचायत द्वारा मकान नंबर का आवंटन कितने दिनों में किया जाता है। 7 दिन, 3 दिन, 15 दिन या फिर 14 दिन।
तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब आपने कोई भी मकान बनाया है कोई पंचायत में, तो आपको मकान नंबर आवंटन करने में कितने दिनों का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा 7 दिन का। नए राशन कार्ड तैयार करने में कितना समय लगता है। 15 से 45 दिन, 20 से 45 दिन, 15 से 30 दिन या फिर 7 से 15 दिन। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, नए राशन कार्ड तैयार करने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 3, 15 से 30 दिन। किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश कितने प्रतिशत होता है। 20%, 5%, 10% या फिर 25%। तो देखिए ध्यान से, प्राथमिक स्कूल में शौचालय निर्माण के लिए पंचायत का कितने % अंश होता है, पार्टनरशिप होती है या फिर हिस्सेदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 10%। ध्यान रखना, यहाँ पर प्राथमिक स्कूल की बात की जा रही है, सिंगल यूज़ की बात की जा रही है। सामुदायिक शौचालय परिसर के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत होता है। 10%, 20%, 25% या फिर 30%। सामुदायिक शौचालय के परिसर को निर्माण करने में पंचायत का जो % होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा 20%। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर या फिर मेरठ। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का जो मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा लखनऊ में। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति किस दशक में हुई थी। 1966, 1968, 1969, 1970। तो भारत में आपके ई गवर्नेंस की उत्पत्ति किस दशक में हुई है आपकी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4, 1970 के दशक में। अब ई गवर्नेंस से क्या मतलब है यहाँ पे, तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 4। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब शुरू की गई। 2006, 2008, 2012, 2014। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो योजना है वो प्रारंभ की गई है 2006 में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। स्मार्ट गवर्नेंस में ए का तात्पर्य क्या है। अकाउंटेबल, एडवांस, एडवाइज या फिर एगेप्टा। जो आपकी स्मार्ट गवर्नेंस है उसमें ए का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1, अकाउंटेबल। NEGP राष्ट्रीय ई शासन योजना में कितनी लेयर शामिल होती हैं। 4, 3, 6 या फिर 7। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कितनी लेयर होती हैं आपकी, 3 लेयर होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सी लेयर शामिल नहीं है। या तो इसे राष्ट्रीय ई शासन प्रणाली कह लीजिए या फिर आप ENG। ऑप्शन नंबर आपका शामिल होगा, कौन सी लेयर शामिल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर, यूजर लेयर या फिर डिमांडिंग लेयर। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4, डिमांडिंग लेयर इसमें शामिल नहीं है। उमंग एप्लीकेशन के पहल का एक हिस्सा है। जो आपका उमंग एप्लीकेशन है वो किस पहल का एक हिस्सा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। स्वच्छ भारत निर्माण, मिड डे मील प्रोग्राम, अटल उन्नति मिशन या फिर डिजिटल इंडिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, डिजिटल इंडिया। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में कार्य करता है। 10, 11, 12 या फिर 13। तो आपका जो उमंग ऐप है कितनी भाषा में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, 13 भाषाओं में कार्य करता है। किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है। जियो सर्च, जियो फॉरेस्ट, वात्सल्य या फिर IRCTC। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसी भी गांव का आपको मानचित्र देखना है तो आपको किस ऐप के थ्रू उस मानचित्र को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, जियो सर्च के थ्रू।
कॉमन सर्विस सेंटर किस मंत्रालय की पहल है? पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय। तो जो आपकी कॉमन सर्विस सेंटर की जो योजना है, पहल है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की एक पहल है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1968, 1971, 1977। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपके ऑप्शन नंबर 4 1977 में। ई नाम का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे ई से क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक होगा, ध्यान रखना। और नेम क्या है आपका? नेशनल एरोमेटिक मार्केट, नेशनल आर्टिफिशियल मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एडवांस मार्केट। जो आपका ई नाम पोर्टल है वो किससे संबंधित है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से। यहाँ पर आपको क्या किया जाता है? तो जो एग्रीकल्चर होती है उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। क्या होती है? ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। ऑनलाइन उसकी प्राइस का पता कर सकते हैं कि आपकी फिरोजाबाद में कितनी है, आगरा की मंडी में कितनी है, अदर मंडियों में कितनी है। तो इससे क्या है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के साथ साथ प्राइस पूछ सकते हो। आप ट्रांसपोर्ट की हेल्प ले सकते हो। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प ले सकते हो। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल की शुरुआत की गई है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ई गांव स्वराज पोर्टल, ई पंचायत स्वराज पोर्टल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है? ई शासन को मजबूत प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब इसका जो फ़ायदा क्या होगा? जो भी आपकी होगी ऑनलाइन प्रिपरेशन होगी, जितनी भी आपको करनी है, जो भी पंचायत से रिलेटेड वर्क हैं वो ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे क्या होगी? आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी आपकी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ई चौपाल नाम एक ग्रामीण विपणन नेटवर्क शुरू किया था? आईटीसी, डाबर, रिलायंस या फिर अडानी ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे ई चौपाल नामक एक क्या है? ग्रामीण विपणन नेटवर्क। विपणन से मतलब मार्केटिंग है, यहाँ पे रूरल मार्केट नेटवर्क शुरू किया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, आईटीसी ने। उत्तर प्रदेश में ई मंडी से संबंधित कितनी मंडियां संबंधित हैं? 251, 250, 230, 271। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश में ई मंडी से संबंधित कितनी मंडियां संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा 251। कॉमन सर्विस सेंटर योजना की शुरुआत कब की गई? 2006, 2008, 2009 या फिर 2010। तो जो आपकी कॉमन सर्विस सेंटर योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा 2006 में। कॉमन सर्विस सेंटर योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए इस योजना को शुरू कब किया गया है? तो 2006 में इस योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ई सेवा प्रदान करना, बिल्कुल ठीक। ग्रामीण रोजगार प्रदान करना, बिल्कुल ठीक। योजना के क्रियान्वयन में सहायता करना, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, उपरोक्त सभी। कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 योजना की शुरुआत कब की गई? 2010, 2015, 2020 या 2018। तो कॉमन सर्विस सेंटर योजना 2.0 की शुरुआत की गई है 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। सीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन सर्विस सेंटर, कैंटीन सर्विस सेंटर, सिटीजन सर्विस सेंटर या फिर कैटरिंग सर्विस सेंटर। तो आपकी जो सीएससी है उसकी फुल फॉर्म होगी आपकी कॉमन सर्विस सेंटर। सामान्यतः एक कॉमन सर्विस सेंटर कितने गांव को कवर करता है? 4, 5, 6 या 7। तो जो आपका एक कॉमन सर्विस सेंटर है वो कितने गांव को कवर करेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा 6 गाँव को लगभग कवर करता है। कॉमन सर्विस सेंटर पर कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, नामांकन या फिर उपरोक्त सभी। तो कॉमन सर्विस सेंटर पर आपको जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, नामांकन।
कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? TEC, DEC, TDC या फिर TDA? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? TEC का कोर्स करना पड़ेगा, जिसे हम टेलीकॉम, जो TEC की फुल फॉर्म होगी वो होगी आपकी टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। इस कोर्स को आपको आवश्यकता होती है खोलने के लिए क्या? कॉमन सर्विस सेंटर। और कौन सी पात्रता होती हैं? आपकी उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 1। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए आपको TEC का कोर्स करना पड़ता है। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 2, 18 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए और वहाँ का वो स्थानीय निवासी होना चाहिए। क्या है? स्थानीय निवासी होना चाहिए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकरण के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 3? तो कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकरण के कितने प्रकार होंगे? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। इसके 3 प्रकार होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर BLE है, स्वयं सहायता ग्रुप है, आपका ग्रामीण विकास विभाग है। ग्राम पंचायत में BLE का पूरा नाम क्या होता है? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप, विलेज लेवल चुनाव, विलेज लेवल एनवायरनमेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BLE की जो फुल फॉर्म होती है वो होगी ऑप्शन नंबर 1 विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप। राज्य सरकार द्वारा प्रति ग्राम पंचायत में एक कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। राज्य सरकार के द्वारा एक कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 6 लाख? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा मिनिमम 5 लाख। ग्राम पंचायत में चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर की मॉनिटरिंग कौन करेगा? BPO, BDO, DPRO या फिर PDRO? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कॉमन सर्विस सेंटर की मॉनिटरिंग करेगा आपका कौन? DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। कॉमन सर्विस सेंटर की संरचना में शामिल हैं राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी, ग्राम स्तरीय उद्यमी या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। राज्य डिजाइन प्राधिकरण की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार या फिर पंचायत? तो राज्य डिजाइन प्राधिकरण की स्थापना करता है आपकी राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना के अंतर्गत PPP का निर्माण किस अनुपात में होता है? पहले ये PPP क्या है वो समझ लीजिए। अगर आपको मान के चलना है कि कॉमन सर्विस सेंटर ओपन करना है तो वो योजना आपकी क्या है? गवर्नमेंट प्लस PPP के आधारित है। किस अनुपात में होता है? 50-50, 60-40, 30-70 या फिर 90-10? तो देखिए यहाँ पे क्या अनुपात है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 30-70। तो यहाँ पे PPP मॉडल क्या है? तो वो है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना है उसमें आपका 30% गवर्नमेंट देती है प्लस 70% आपकी जो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं। तो यही आपका रेशियो पूछा गया था कि PPP मॉडल के आधार पर कितना रेशियो है? 30-70। जन सेवा केंद्र योजना को कब बंद कर दिया गया? मार्च 2017, मार्च 2018, जनवरी 2017 या फिर जनवरी 2018? कॉमन सर्विस सेंटर योजना को बंद कर दिया गया मार्च 2017 में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 1। अब इसको बंद क्यों कर दिया गया?
क्योंकि आपकी जो CSC योजना 2.0 थी वो स्टार्ट हो चुकी थी 2015 में, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1। कॉमन सर्विस सेंटर पर कितनी सेवाएं उपलब्ध होती हैं? 100, 200, 300 या 300 से अधिक? तो एक कॉमन सर्विस सेंटर पर आपकी लगभग 300 प्लस सेवाएं उपलब्ध होती हैं। सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। 1990, 2019, 1919 या फिर 2050। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी में यहाँ पर कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की स्थापना करने की लक्ष्य रखा था। ऑप्शन नंबर 2, 2019 तक। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2004, मार्च 2002, मार्च 2003 या फिर जुलाई 2001? तो आपके जो किसान कॉल सेंटर की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपके अप्रैल 2004 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका इन्फॉर्मेशन प्रदान करना। अब इन्फॉर्मेशन किसे प्रदान करना? तो जो भी आपके फार्मर्स भाई होते हैं उनको आपकी इन्फॉर्मेशन प्रदान करना। किस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी? इन्फॉर्मेशन होगी आपकी इरिगेशन के बारे में कि कौन सी फसल में कब पानी लगाना है। इन्फॉर्मेशन होगी आपकी क्रॉप्स के बारे में। इन्फॉर्मेशन होगी आपकी वाटरिंग के बारे में। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। कितने राज्यों में ई पंचायत स्थापित करने की पहल की गई है? 5, 6, 7 या 8? तो आपके टोटल राज्य हैं, कितने राज्यों में हैं? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा 7 राज्यों में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम पंचायत सशक्तिकरण योजना की शुरुआत कब की गई? 2011-12, 2012-13, 2014-15 या फिर 2015-16? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायती सशक्तिकरण योजना का जो प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा 2015-16 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायती सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या था? पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना, पंचायत के सशक्तिकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना, पंचायत का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकसित करना, या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। राम मनोहर लोहिया ग्राम पंचायत का योजना का जो उद्देश्य है ई गवर्नेंस की स्थापना करना, तकनीकी सहायता करना और उसको प्रशिक्षण प्रदान करना। स्टार्ट कब हुई थी? तो स्टार्ट हुई थी 2015-16 में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 4। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की संचालन के लिए राज्य स्तर पर कितनी समितियों का गठन किया गया? 2, 3, 4 या 5? तो आपकी राज्य स्तर पर कितनी समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 समितियों का गठन किया गया था। इस प्रकार हमारे टॉप 65 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है, जिसमें आपके ई गवर्नेंस और नागरिक चार्टर घोषणा पत्र से संबंधित क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। अगर आप उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, इस तरह से ही आपका DBRE जो आपका अधिनियम है, DBA अधिनियम 1969 और आपके उत्तर प्रदेश DBA नियमावली है, उसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके चैनल पर उपलब्ध है। आप स्पीड बढ़ाकर उनको जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपकी 119 धाराओं को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। डिटेल में हमने क्वेश्चनों को पढ़ा है। इसी तरह से DBRA और DBE में दोनों में ही लगभग आपके 100 प्लस क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया है। इसी तरह से अगर आपको उत्तर प्रदेश की मैराथन कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, तो ऑलरेडी 2 मैराथन चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें आपके 1000 प्लस क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप उसको जाकर देख सकते हैं। ग्रामीण योजनाओं से संबंधित अगर आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है फास्टली, तो ऑलरेडी चैनल पर लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस की 4 मैराथन अवेलेबल हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको सचिव जो पंचायत से संबंधित चीज़ें हैं रिवीजन करनी है, तो हमारे चैनल पर लगभग आपकी 1 से लेकर 9 मैराथन्स अवेलेबल हैं, जिसमें लगभग आपके 2000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको प्रदान कर सकें। थैंक यू फॉर टुडे।